दुबई में भविष्य वर्तमान जैसा लगता है। यहाँ असंभव भी हकीकत बन जाता है। इस शहर में दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत, सबसे बड़ा फेरिस व्हील, सबसे विशाल कृत्रिम द्वीप और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। यहाँ तक कि यहाँ एक होटल को 5 में से 7 स्टार रेटिंग भी मिली है। दुबई हर मायने में असाधारण है। यहाँ तक कि जो लोग 7 या 10 साल पहले अमीरात गए थे, वे भी अब यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने दुबई देखी है, क्योंकि यह शहर हर दिन नए आविष्कारों के साथ खुद को नया रूप देता है। 2024 तक दुबई दुनिया के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से एक बन जाएगा, जो लगभग 1.9 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करेगा। साथ ही प्रवासियों का एक निरंतर प्रवाह भी होगा। उसी वर्ष यूएई दुनिया भर में शीर्ष 20 सबसे तेजी से बढ़ते पर्यटन स्थलों में शामिल हुआ, जिसने 2.9 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का स्वागत किया। देश के 7 अमीरातों में दुबई लगभग 35 लाख निवासियों के साथ जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है और क्षेत्रफल के मामले में अबू धाबी के बाद दूसरे स्थान पर है। 1970 से 2024 तक संयुक्त अरब अमीरात की जनसंख्या मात्र 3 लाख से बढ़कर लगभग 1 करोड़ 10 लाख हो गई, जिसमें प्रवासियों की संख्या लगभग 90% थी। अमीराती नागरिकों की संख्या 15 लाख से ज्यादा नहीं है। आज स्थायी निवासियों के लिए अपने आकर्षण के मामले में संयुक्त अरब अमीरात दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। दुबई के भविष्यवादी क्षितिज से अपनी यात्रा शुरू करने के बजाय हमने शहर के पुराने इलाकों से शुरुआत की, संकरी अरबी गलियों और जीवंत प्राच्य बाजारों से गुजरे। यहाँ हमारी मुलाकात तातियाना से हुई, जो 16 सालों से दुबई को अपना घर कहती हैं। वह पहली बार 2009 में यहाँ आई थीं। उन्हें इस शहर से और अपने होने वाले पति से प्यार हो गया और तब से वे यहीं रह रही हैं। दुबई में फिल्म बनाना मुश्किल है। लोग गर्मजोशी से भरे होते हैं, फिर भी बेहद विनम्र होते हैं, क्योंकि दुबई में विनम्रता वैकल्पिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे आपको अशिष्ट होने के लिए सजा देते हैं। यह शहर के कामकाज के तरीके पर ज्यादा निर्भर करता है। हर कोई मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करता है। वे आपकी मदद करने में खुशी महसूस करते हैं और यह आपको आजाद और सहज महसूस कराता है। हालांकि आप बस एक दिन के बाद पूरी तरह से आराम नहीं कर सकते। जब आप यूरोप पहुंचते हैं तो सीमा शुल्क या सीमाओं पर वे आपको डांटते हैं या तीखे शब्दों में बात करते हैं। माहौल तनावपूर्ण होता है। लेकिन यहां आप विमान से उतरते हैं और कोई, अक्सर एक भारतीय कर्मचारी, दौड़ कर आता है। मैडम, मैं आपका सूटकेस ले जाऊं। अगर आप यहां काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो विनम्र रहें। इस तरह बोलें, इस तरह व्यवहार करें। इसके अलावा हमारे यहाँ साल के 360 दिन धूप खिली रहती है। वह आगे कहती हैं, यह आपके मूड को तुरंत अच्छा कर देता है। सुबह बालकनी में कदम रखें और सूरज पहले से ही चमक रहा हो, खुशी का हार्मोन तुरंत सक्रिय हो जाता है। यह खुशी महसूस की जा सकती है। 2 रातों तक बादल छाए रहने के बाद भी सूरज की मौजूदगी या अनुपस्थिति जरा सी बात है। 34वीं मंजिल से बाहर देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, धूल, धुआं या कोहरा। तातियाना बताती हैं कि यह बस नमी और भाप है। दुबई एक कृत्रिम शहर है, वह कहती हैं। यहाँ कुछ भी प्राकृतिक रूप से नहीं उगता। सारी हरियाली, हर फूल, हर ताड़ का पेड़, यहाँ तक कि भविष्य के संग्रहालय के सामने लगे पौधे बूंद बूंद सिंचाई से सींचे जाते हैं। यह खूबसूरत है, लेकिन पूरी तरह से मानव निर्मित है। जब सिंचाई प्रणालियां दुबई की हरियाली को सींचती हैं, तो सूरज निकलते ही एक महीन धुंध छा जाती है। यह धुंध लगभग हमेशा मौजूद रहती है, हालांकि सर्दियों में यह कम दिखाई देती है। गर्मियों के महीनों में यह लगातार बनी रहती है। यह धूल या धुआं नहीं है। यहाँ ज्यादा कारखाने नहीं हैं। यह बस कृत्रिम रूप से पोषित वनस्पतियों से निकलने वाली भाप और वाष्पीकरण है। इस रेस्टोरेंट में मैंने दुबई की पुरानी तस्वीरें देखीं। हाँ, 50 या 70 साल पहले की। किसी ने पुष्टि की। इन प्रामाणिक कैफे और रेस्टोरेंट का आकर्षण यह है कि इनमें शहर के अतीत की एक झलक संजोई हुई है। ऐतिहासिक रूप से दुबई की अर्थव्यवस्था मोती उद्योग पर निर्भर थी, जो अंततः मानव जीवन के लिए उच्च जोखिमों के कारण बंद हो गई। इसके बाद तेल की खोज हुई,
जिसमें दुबई ने शुरुआत में ब्रिटिश प्रबंधन वाली एक इराकी कंपनी के साथ साझेदारी की। अंग्रेजों ने लंबे समय तक इस क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा को प्रभावित किया था, लेकिन 1968 में उनकी सैन्य वापसी ने स्थानीय शासन के द्वार खोल दिए। शेख जायद ने छोटे अमीरातों के एकीकरण का नेतृत्व किया, जिससे 1971 में संयुक्त अरब अमीरात का गठन हुआ। 2000 के दशक की शुरुआत तक दुबई के तेल भंडार समाप्त हो गए थे, लेकिन इसके नेताओं ने पहले ही अर्थव्यवस्था में विविधता ला दी थी। बुनियादी ढांचे, पर्यटन और विमानन में निवेश ने शहर को बिना तेल के फलने फूलने में मदद की। आज दुबई अपने कृत्रिम द्वीपों, ऊंची गगनचुंबी इमारतों और प्राचीन समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि काइट बीच जैसे प्राकृतिक स्थल अभी भी मौजूद हैं, जहां हर समय तैरना एक अनोखा और शांतिपूर्ण अनुभव बना हुआ है। स्वामित्व के नियम शहर की सुव्यवस्थित योजना को दर्शाते हैं। केवल स्थानीय लोग ही समुद्र तट के किनारे स्थित विला के मालिक हो सकते हैं, जबकि विदेशी 99 साल तक की अवधि के लिए संपत्ति पट्टे पर ले सकते हैं। जुमेराह के कुछ विला को निजी क्लिनिकों में भी बदल दिया गया है। कई लोग दुबई को इसके व्यावसायिक अवसरों, सुरक्षा, कुशल प्रणालियों और उच्च गुणवत्ता वाली किफायती अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए चुनते हैं। ये ऐसे लाभ हैं जो गर्मी, उच्च लागत और सख्त स्कूल नियमों पर भारी पड़ते हैं। शहर की स्थिरता, दीर्घकालिक योजना और शासन जो छद्म लोकतंत्र की बाधाओं से मुक्त है, इसे निवासियों और निवेशकों दोनों के लिए आकर्षक बनाते हैं। दुबई के शासकों ने हमेशा तेल से आगे की योजनाएं बनाई हैं। शेख राशिद ने 1979 में तमाम संशय के बावजूद जेबेल अली बंदरगाह का निर्माण कराया और बाद में एमिरेट्स एयरलाइंस में निवेश किया, जो एक मामूली शुरुआत से एक वैश्विक ब्रांड के रूप में विकसित हुई। शेख मोहम्मद ने महसूस किया कि दुबई का सूरज, समुद्र और आधुनिक सुविधाएं ऐतिहासिक किलों या किंवदंतियों के बिना भी पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं, जिसने शहर के फलते फूलते पर्यटन उद्योग की नींव रखी। गहरी ऐतिहासिक विरासत से वंचित दुबई को शेख मोहम्मद के नेतृत्व में नवाचार और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं द्वारा आकार दिया गया है। दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए बुर्ज अल अरब, कृत्रिम द्वीप और बुर्ज खलीफा सहित प्रतिष्ठित स्थलों का निर्माण किया गया। बड़े पैमाने पर विकास इमार जैसी सरकार समर्थित कंपनियों द्वारा संचालित किया जाता है, जो मॉल, आवास और पार्कों के साथ शहरों के भीतर शहर बनाती है जो लगभग तुरंत बिक जाते हैं। सांस्कृतिक मानदंड प्रभावशाली बने हुए हैं। उदाहरण के लिए मुस्लिम इलाकों और पार्कों में कुत्तों का प्रवेश अक्सर प्रतिबंधित होता है, जबकि बिल्लियों का अधिक स्वागत है। 2020 से दुबई में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने एक्सपो 2020 को बाधित किया, शहर खाली कर दिया और अधिकारियों को निवासियों और पर्यटकों को वापस आकर्षित करने के लिए सख्त नियमों में ढील देने के लिए मजबूर किया। ड्रेस कोड, शराब पर प्रतिबंध और अविवाहित जोड़ों के साथ रहने पर प्रतिबंध में ढील दी गई, जिससे विदेशियों को ज्यादा आजादी मिली। कर लगाए गए, लेकिन यूरोप की तुलना में कम ही रहे। आधुनिकीकरण के साथ साथ सांस्कृतिक परंपराएं भी जारी हैं, जैसे स्थानीय लोगों को 4 पत्नियां रखने की अनुमति और प्रत्येक को पारंपरिक रूप से अपना निजी विला दिया जाता है। व्यवहार में ज्यादातर स्थानीय लोगों की एक ही पत्नी होती है, क्योंकि कई घरों का खर्च चलाना महंगा होता है। पहले कई बच्चों वाले बड़े परिवार आम थे, लेकिन आज शिक्षा और रहन सहन का खर्चा ज्यादा है। विदेशियों को निजी स्कूलों की भारी फीस चुकानी पड़ती है, जबकि स्थानीय लोग मुफ्त शिक्षा का लाभ उठाते हैं। दुबई महत्वाकांक्षा और ऊर्जा रखने वालों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है, लेकिन बिना जोश या पर्याप्त धन के सफलता पाना मुश्किल हो सकता है। दुबई विदेशियों को व्यक्तिगत आयकर की कमी और संपत्ति किराए पर देने या बेचने पर लगने वाले करों की अनुपस्थिति के कारण भी आकर्षित करता है। 2024 से कुछ क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट 9% लाभ कर का भुगतान करते हैं। यह शहर धन के स्रोत पर सवाल उठाए बिना वैश्विक पूंजी आकर्षित करता है। दुबई, तुर्की और बाली में परिचालन करने वाली कंपनियां गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहते हुए रियल एस्टेट के अवसरों पर चर्चा करती हैं। दुबई में भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव काफी है,
जो यहाँ के खान पान, करक चाय जैसे पेय पदार्थों और लगभग 60% आबादी वाले एक बड़े भारतीय समुदाय में स्पष्ट दिखाई देता है। साथ ही दुबई में कई प्रवासी कामगारों को बिल्कुल अलग वास्तविकताओं का सामना करना पड़ता है। कम वेतन पाने वाले मजदूर मुख्यतः भारत से केवल 250 से $270 प्रति माह कमाते हैं। वे भीड़-भाड़ वाले साझा कमरों में रहते हैं, सादा खाना खाते हैं और अपनी अधिकांश आय घर भेज देते हैं। कई लोग निर्माण, सफाई या डिलीवरी का काम करते हैं। शहर की आलीशान छवि के बावजूद निवासियों का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष करता है और सार्वजनिक स्थान सामाजिक रूप से विभाजित हैं। छुट्टियों के दिनों में गरीब मजदूरों को अक्सर कुछ समुद्र तटों या मॉल में जाने से रोक दिया जाता है ताकि वे अमीर लोगों और पर्यटकों से न मिल पाए। फिर भी करक चाय जैसे साधारण सुख स्थानीय लोगों और मजदूरों दोनों के लिए दैनिक जीवन का एक सामान्य हिस्सा बने हुए हैं। दुबई में प्रवासी कामगार अक्सर राष्ट्रीयता के आधार पर विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। भारतीय और पाकिस्तानी मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में काम करते हैं, जबकि फिलिपिनो अक्सर घरेलू भूमिकाएं निभाते हैं। अपने गृह देशों में राजनीतिक तनाव के बावजूद सख्त स्थानीय कानून और जीविकोपार्जन की अनिवार्यता इन समुदायों को बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण बनाए रखती है। 60% से अधिक प्रवासी कामगार प्रति माह $1,360 से कम कमाते हैं। कोविड-19 से पहले जीवन आसान था, लेकिन अब बढ़ते किराए और भोजन की लागत बजट पर दबाव डाल रही है, जबकि वेतन काफी हद तक अपरिवर्तित है। वह लगभग $1,100 से $1,360 प्रति माह कमाते हैं। आवश्यक वस्तुओं पर लगभग $545 खर्च करते हैं और आमतौर पर घर भेजने के लिए लगभग $270 बचाते हैं। इन वित्तीय दबावों के बावजूद वह दुबई को उसकी सुरक्षा, मित्रता और जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए महत्व देते हैं। प्रवासी श्रमिकों के अलावा दुबई प्रवासियों, विशेष रूप से मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधकों, उद्यमियों और शहर की कर मुक्त प्रणाली द्वारा आकर्षित दूरस्थ कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है। जबकि जीवन यापन की लागत में तेजी से वृद्धि हुई है, कई यूरोपीय अपने गृह देशों में उच्च करों से बचने के लिए स्थानांतरित हो रहे हैं। कंपनियां शहर के धनी ग्राहक आधार तक पहुंचने के लिए दुबई में कार्यालय भी स्थापित करती हैं। प्रवासी अक्सर गर्मियों के चरम महीने विदेश में बिताते हैं। फिर भी दुबई की सुरक्षा, विकास और वित्तीय अवसर फ्रांस, नीदरलैंड और पूरे यूरोप के निवासियों को आकर्षित करते रहते हैं, खासकर जब अन्य जगहों पर कर नीतियां सख्त होती जा रही हैं। बाजार के शीर्ष पर अति विलासिता वाले अपार्टमेंट कभी-कभी $1 मिलियन प्रति वर्ष तक के किराए पर उन धनी व्यवसायियों के बीच लोकप्रिय हैं जो अपनाकर बोझ कम करना चाहते हैं। वर्ष के कुछ समय के लिए दुबई में रहकर वे लाखों डॉलर का कर बचा सकते हैं। इस बीच स्थानीय आबादी ने तेजी से धन वृद्धि का अनुभव किया है, जो कुछ दशक पहले की पारंपरिक जीवन शैली से अचानक समृद्धि की ओर संक्रमण कर रही है। इस आर्थिक परिवर्तन के बावजूद थिएटर और दुबई ओपेरा जैसे सांस्कृतिक संस्थानों में मुख्य रूप से विदेशी आते हैं, जो शहर के तेज और हालिया सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों को उजागर करता है। दुबई में सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हो रही हैं। हालांकि ओपेरा और कला कार्यक्रम अभी भी मुख्य रूप से विदेशियों को आकर्षित करते हैं, स्थानीय लोग अपनी समृद्ध पाक संस्कृति को बनाए रखना जारी रखे हुए हैं। रमजान, जो कभी सख्त प्रतिबंधों के साथ मनाया जाता था, रेस्तरां बंद, शराब निषेध और दिन के समय सीमित गतिविधियां, हाल के वर्षों में कैफे, संगीत और यहां तक कि शराब भी उपलब्ध होने के साथ ज्यादा लचीला हो गया है। काम के कार्यक्रम भी बदल गए हैं। 2022 से यूएई ने सोमवार से शुक्रवार तक का कार्य सप्ताह अपनाया है, जिसमें शुक्रवार को घटाकर आधा दिन कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोग अपने पारंपरिक पारिवारिक दिन को याद करते हैं, फिर भी वे इस बदलाव को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। दुबई में स्थानीय लोग आमतौर पर विदेशियों से अलग विशिष्ट समुदायों में रहते हैं। नागरिकों के लिए आरक्षित ये मोहल्ले विवाहित जोड़ों को जमीन और आवास आरण प्रदान करते हैं और इनमें मस्जिदें और स्थानीय दुकानें शामिल हैं, लेकिन शराब की कोई दुकान नहीं है। हालांकि प्रवासी और स्थानीय लोग मॉल जैसे सार्वजनिक स्थानों पर मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली अलग अलग रहती है। उदाहरण के लिए, स्थानीय संस्कृति में जन्मदिन पारंपरिक रूप से नहीं मनाया जाता है।
इसलिए कुछ बच्चे इसे केवल तभी मनाते हैं जब प्रवासी परिवारों द्वारा किसी कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाता है। पिछले 20 वर्षों में स्थानीय महिलाओं के पहनावे और उनके रूप रंग में काफी बदलाव आया है। विदेशी निवासियों से प्रतिस्पर्धा के कारण कई लोग अब अपने चेहरे पूरी तरह से नहीं ढकते, मेकअप नहीं करते और गहने नहीं दिखाते। फिर भी पारंपरिक रीति रिवाज आज भी अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। घर पर पुरुष और महिलाएं अलग अलग बैठते हैं, शादियां और स्कूल अलग अलग होते हैं और शादियों के लिए अक्सर परिवार की मंजूरी जरूरी होती है। दिखने में आधुनिक स्थानीय लोग आज भी इन चिरस्थायी परंपराओं को संजोए हुए हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में एक यूक्रेनी कंपनी ने तुर्की भाषी कर्मचारियों की मदद से ग्राहकों की सहायता के लिए तुर्की बाजार में सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। तुर्की में संपत्ति की बढ़ती कीमतों ने कई तुर्कों को दुबई में घर खरीदने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही यह शहर चिकित्सा पर्यटन, खासकर प्लास्टिक सर्जरी को बढ़ावा देने के लिए उच्च वेतन वाले तुर्की डॉक्टरों को आकर्षित कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि कई तुर्की डॉक्टरों के परिवार अब एक ही इमारत में रहते हैं, जबकि आम यूक्रेनियों को अक्सर मर्सिडीज कार चलाते देखा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से सुविधा या किश्तों के विकल्पों के आधार पर कारें खरीदते हैं और अपना अधिकांश पैसा व्यावसायिक उपक्रमों में निवेश करते हैं। वाहनों की कीमत आमतौर पर लगभग 26 से 27 हजार डॉलर होती है। दुबई में ड्राइविंग आमतौर पर सुगम होती है। सख्त यातायात कानून और भारी जुर्माना तेज गति के लिए $160 से अधिक और बिना भुगतान वाली पार्किंग के लिए $30 अनुपालन को प्रोत्साहित करते हैं। कैमरे और पुलिस की मौजूदगी यह सुनिश्चित करती है कि ड्राइवर सड़कों पर सतर्क और चौकस रहे। दुबई में पुलिस को डराने धमकाने के बजाय मददगार माना जाता है और महिलाओं को कई विशेषाधिकार प्राप्त हैं। केवल महिलाओं के लिए कारें, टैक्सियां, समुद्र तट, जिम और यहां तक कि बैंक सेक्शन भी हैं, जो जीवन को सुरक्षित और अधिक आरामदायक बनाते हैं। निर्माण और सफाई में कार्यरत पुरुष प्रवासी श्रमिकों की बड़ी संख्या के कारण शहर की आबादी महिलाओं की तुलना में अधिक है। दुबई हिल्स इमार द्वारा विकसित एक शानदार और सुनियोजित पड़ोस है, जहां पार्क, खेल के मैदान, खेल सुविधाएं, स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग सेंटर हैं। यह मूलतः एक आत्मनिर्भर शहर है जो आराम और संतुलित जीवन शैली के लिए डिजाइन किया गया है। दुबई हिल्स में विला, हरे भरे स्थान और स्कूलों व किंडरगार्टन तक आसान पहुंच के साथ सुविधा और आराम का संगम है। यह इलाका भीड़-भाड़ वाला नहीं है, एक जाना पहचाना सा माहौल बनाए रखता है और शहर के केंद्र में स्थित है। शहर के अधिकांश स्थानों से लगभग 25 मिनट की दूरी पर। वक्ता वहां 85 वर्ग मीटर के 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता है। दुबई हिल्स में बड़े अपार्टमेंट जैसे कि 3 बेडरूम और 3 बाथरूम वाला 120 वर्ग मीटर का अपार्टमेंट लगभग $40,000 प्रति वर्ष किराए पर मिल सकता है, जिसमें उपयोगिता शुल्क लगभग $300 प्रति माह जुड़ता है। खाली होने पर भी इसी तरह के अपार्टमेंट की कीमत लगभग $100,000 प्रति वर्ष हो सकती है। इस पड़ोस में आलीशान, सुव्यवस्थित घर हैं, हालांकि अंदरूनी हिस्सों को कभी-कभी नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। किराएदारों के साथ पूरी तरह से पुनर्निर्मित इकाइयां लगभग $7.2 मिलियन में बिक सकती हैं, जो उच्च मांग और सीमित आपूर्ति को दर्शाता है। दुबई हिल्स में रहने का औसत खर्च लगभग $3,000 प्रति माह है, जिसमें भोजन $270 से $320 प्रति व्यक्ति और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। निजी स्वास्थ्य सेवा महंगी है, लेकिन सावधानी पूर्वक विकल्पों के साथ इसका प्रबंधन किया जा सकता है। व्यापक जांचों का खर्च लगभग $170 है। कॉफी जैसी रोजमर्रा की चीजों की कीमतें व्यापक रूप से भिन्न होती हैं, $1 से $10 तक, इसलिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि कहां खर्च करना है। शहर में समझदारी से घूमने वालों के लिए अवसर प्रचुर मात्रा में है, जैसे कि कंपनी द्वारा प्रायोजित वीजा पर कई नौकरियां करने वाले कंटेंट क्रिएटर। दुबई में एक युवा कंटेंट क्रिएटर $1,000 से कम में स्टूडियो किराए पर लेकर कुछ $1,000 प्रति माह पर गुजारा कर सकता है, जिसमें अक्सर पूल, जिम और कैफे जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। वीजा संपत्ति के स्वामित्व, कंपनी पंजीकरण या अल्पकालिक वीजा ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हाल ही में दुबई ने विशेष रूप से क्रिएटर्स और डिजाइनरों के लिए 10,000 वीजा की घोषणा की।
व्यवसाय शुरू करने में आमतौर पर लगभग $15,000 का खर्च आता है। पाम जुमेराह जैसे क्षेत्र हालांकि कृत्रिम हैं, अत्यधिक मांग वाले हैं, धनी निवासियों को आकर्षित करते हैं और दुबई की सुरक्षा का लाभ उठाते हैं, जिससे वे बेहद आकर्षक बन जाते हैं। 2008 से दुबई में निवेश करने वाले संपत्ति मालिकों ने अच्छा खासा लाभ देखा है। पाम पर स्थित विला की कीमत अब 6 से 8 मिलियन डॉलर है। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात हैं, जिनमें से प्रत्येक पर शेखों के अपने परिवार का शासन है, जो परंपरा और आधुनिकता का अनूठा मिश्रण बनाए रखते हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर 7 स्वतंत्र राजवंशों का शासन है, जो प्रत्येक अमीरात का नेतृत्व अपने शेख करते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकप्रिय वोट के बजाय इन शासक शेखों द्वारा किया जाता है। अबू धाबी के पास देश के अधिकांश तेल भंडार हैं, जबकि दुबई ने कम करों और व्यापार अनुकूल नीतियों का लाभ उठाते हुए पर्यटन और रियल एस्टेट के माध्यम से अपनी संपत्ति बनाई है। दुबई में आराम से रहने के लिए एक परिवार का खर्च लगभग $20,000 प्रति माह होता है, जो ज्यादातर किराए के कारण होता है, और शीर्ष स्तरीय स्कूल लागत को $50,000 प्रति माह तक बढ़ा सकते हैं। नागरिकता सीमित है और केवल पिता के माध्यम से विरासत में मिलती है। दुबई में विदेशी लोग निवास वीजा के तहत रह और काम कर सकते हैं, जिससे उनके बच्चे स्कूल जा सकते हैं और वयस्क बैंक खाते खोलकर रोजगार पा सकते हैं। प्रवासी आबादी का बड़ा हिस्सा है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उपयोगिता जमा और कर्मचारी वीजा जमा अनिवार्य हैं और बड़ी कंपनियों को कम से कम 1% स्थानीय अरब नागरिकों को रोजगार देना होगा, जिनका न्यूनतम वेतन लगभग $2,700 प्रति माह है। स्थानीय अमीरातियों को स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद ही लगभग $2,700 के राज्य अनुदानित वेतन का लाभ मिलता है। इसके विपरीत विदेशी आमतौर पर कम कमाते हैं और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए निजी स्कूलों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल मुख्य रूप से नागरिकों के लिए आरक्षित हैं। दुबई विदेशियों के लिए व्यवसाय शुरू करना या फ्रीलांसर के रूप में काम करना अपेक्षाकृत आसान बनाता है, बशर्ते उनके पास आवश्यक पूंजी, कौशल और दृढ़ संकल्प हो। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अलविदा।